हेलो दोस्तों, मौलिक अधिकारों में हमने समानता का अधिकार पढ़ लिया था अनुच्छेद 18 तक। अब हम दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 में कहा गया है, इसमें वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें कई पार्ट हैं। पहला पार्ट है 19 का 1 में पार्ट क, 19 का 1 पार्ट क, 19 के क में कहा गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें मीडिया की स्वतंत्रता भी आ जाती है। जो मीडिया को स्वतंत्रता का अधिकार है कोई भी रिपोर्ट कवरेज करने का, वो इसी के अंतर्गत आती है। 19(1) का ख कहता है कहीं भी जो है शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। जो आप लोग देख रहे हैं, लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं, और तो वो ये आंदोलन करने का अधिकार मतलब मिला हुआ है हमें मौलिक अधिकार के तहत कि हम शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं। खैर, इसको सरकार रोक रही है, ये गलत है, उस पर हम नहीं जाएंगे, जो भी हो। लेकिन ये है कि शांतिपूर्ण और निरायुध मतलब बिना शस्त्र के शांतिपूर्ण तरीके से आप सम्मेलन कर सकते हैं। ये आपको मौलिक अधिकार में मिला है। किसमें? 19(1) का ख में। 19(1) का ग कहता है आपको संघ बनाने का अधिकार है। कोई भी संघ या समिति आप बना सकते हैं। जैसे देखा होगा शिक्षक संघ बन रहा है, मतलब शिक्षकों ने संघ बनाया, छात्र संघ बनता है। ये 19(1) का घ कहता है कि कहीं भी आपको भ्रमण की स्वतंत्रता है, अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता है। खैर, वहाँ पे अगर ऐसा कोई कानून लागू ना हो, मतलब ऐसे कि मतलब कोई सुरक्षा की दृष्टि वहाँ रोका गया हो तो वो बात अलग है। बाकी आपके देश में कहीं भी अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता है। और 19(1) का अंगा कहता है कि आपको वहाँ पे कहीं भी देश में एक तरह से बस जाने की स्वतंत्रता है, और वहाँ पे संपत्ति अर्जन का या संपत्ति खरीदने का आपको अधिकार देता है। 19(1) का 5वां पार्ट अंगा जिसे कहते हैं। अब 19(1) का च निरसित है, मतलब उसको समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति के अधिकार से संबंधित था तो समाप्त कर दिया गया। 19(1) का 6 कहता है कि आपको व्यापार करने का, वित्तीय व्यापार करने का अधिकार है। उसी के तहत जो ठेला लगाते हैं सड़क पे देखे होंगे तो आपको लगता होगा अरे ये गैर कानूनी नहीं, उनको मौलिक अधिकार मिला है व्यापार करने। खैर, उन्हें बीच रोड पे नहीं लगाना चाहिए, वो बात अलग है, लेकिन उन्हें व्यापार करने का अधिकार मौलिक अधिकार से मिलता है। 19(1) का 6। अब हम 20वें में आते हैं। 20वां अनुच्छेद कहता है, उसमें 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट कहता है कि ये अपराधी के संबंध में है, किसी भी अपराधी व्यक्ति को उस समय लागू कानून के द्वारा ही दंडित किया जा सकता है, अन्य किसी कानून से नहीं। अर्थात अगर मान लिया उन्होंने 2010 में कोई मतलब कांड किया, मतलब कोई अपराध किया, और अभी 2020 में नियम बदल गए हैं, तो लेकिन 2020 के नियम से नहीं, उन्हें जिस समय में लागू नियम था 2010 में, उसी के तहत उन्हें सजा मिलेगी। ठीक है। दूसरा कहता है 20 का 2 पार्ट कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक सजा नहीं मिलेगी। अर्थात व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा से दंडित किया जाएगा, एक से अधिक बार नहीं। लेकिन अगर अपराध की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न है तो उसे एक ही अपराध के लिए एक से अधिक सजा मिल सकती है। जैसे किसी का मर्डर किया, फिर उसके बाद में उसको काट दिया, मतलब ऐसे जघन्य अपराधों के लिए एक से अधिक बार सजा मिल सकती है। और 20 का पार्ट 3 कहता है कि कोई किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अर्थात आपको थाने में पुलिस मारपीट करके आपसे बयान ले लेती है या लिखित बयान भी ले ले तो भी उसका कोई महत्व नहीं है। ये कहता है अनुच्छेद 20 का पार्ट 3। अनुच्छेद 21 जो है उसमें आपके जीवन के संबंधित स्वतंत्रता दी गई है। ये न्यायपालिका द्वारा घोषित स्वतंत्रता है, जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 1950 में, सन 1950 में A.K. गोपालन नाम संघ का एक केस आया। उसमें कहा गया कि जो है जीवन के अधिकार के बारे में बताया गया कि जीवन के अधिकार के अंतर्गत केवल जीवित रहना ही जीवन का अधिकार है। लेकिन 1978 में मेनका गांधी बनाम संघ केस आया एक, जिसमें कहा गया कि जीवन के अधिकार मतलब जीवन के अधिकार में केवल जीना नहीं है, उसमें मानवीय एवं गरिमापूर्ण जीवन है, जिसमें बहुत सारे अधिकारों को घोषणा की न्यायपालिका ने। जैसे कि हमें विदेश भ्रमण की स्वतंत्रता है, हमें
स्वास्थ्य पाने का अधिकार है, हमें शिक्षा पाने का अधिकार है, हमें जीवन साथी चुनने का अधिकार है, हमें स्वस्थ पर्यावरण पाने का अधिकार है, घायलों को चिकित्सीय सहायता पाने का अधिकार है, हमें रोजगार पाने का अधिकार है। ये बहुत सारे अधिकार घोषित किए, इसीलिए 21 को घोषणा पत्र एक तरह से न्यायपालिका द्वारा घोषित अधिकार कहा जाता है। इसीलिए अनुच्छेद 21 के कोई भी मतलब नियम लागू नहीं है ज़्यादातर अभी, मतलब कार्यपालिका पर बाध्यकारी नहीं है। ये तो न्यायपालिका द्वारा घोषित अधिकार है, इसलिए ये कार्यपालिका पर बाध्यकारी नहीं है। जैसे सारे मौलिक अधिकार क्या हैं, ये सब सारे मौलिक अधिकार लागू हैं बाकी, क्योंकि अगर आप मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 21 के संबंध में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये न्यायपालिका द्वारा घोषित अधिकार है। हाँ, इसके लिए सरकार समय समय प्रयास कर सकती है, जैसे शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। अब इसी में अनुच्छेद 21 का पार्ट क करके 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य व निःशुल्क सहायता प्रदान की, मतलब शिक्षा प्रदान की जाएगी। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, अनुच्छेद 21 का क। अनुच्छेद 22 कहता है, इसमें निवारक निरोध संबंधी कानून है, अपराधी के संबंध में उसे गिरफ्तार करने से पहले। तो पहला इसमें है कि किसी भी अपराधी को गिरफ्तार करते समय उसे उसका कारण बताया जाएगा कि आपको किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है, और उसे अपने मनपसंद का वकील चुनने का अधिकार है। एक पॉइंट और है इसमें कि जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसमें गिरफ्तार किया जा रहा है उसे 24 घंटे के अंदर, जिसमें कि यात्रा का समय नहीं जुड़ा है, मतलब निकट के मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, लेकिन उसमें यात्रा का शामिल नहीं। जैसे मान लिया अगर 4 घंटे वहाँ से मजिस्ट्रेट की दूरी है तो वो दूरी नहीं काउंट होगी, बाकी 24 घंटे के अंदर उसे निकट न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास हाजिर करना पड़ेगा। ये अनुच्छेद 22 है। तो 19 से 22 ये स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। इसमें से अनुच्छेद 20 और 21 ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये दोनों अनुच्छेद कहा जा रहा है, ये हमारे जब आपातकाल लागू होगा तब भी निलंबित नहीं होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के द्वारा भी निलंबित नहीं होते। अब हम शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा पार्ट कहते हैं, और अनुच्छेद 23-24 जिसमें आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कहा गया है कि अनुच्छेद 23 में कहा गया है, मानव दुर्व्यापार व बलात्श्रम, मतलब कि मानव के जो व्यापार, मतलब देखा होगा खरीद फरोख्त करते हैं लोग, और ज़बरदस्ती कोई कार्य नहीं ले सकता है, बंधुआ मजदूरी और जानते महिलाओं से ज़बरदस्ती काम, पुरुषों से काम, कोई भी काम ज़बरदस्ती नहीं कराया जा सकता है, इस पर रोक है। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी मतलब कारखाने में नियोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे कारखानों में जहाँ की जैसे पटाखा या वैसे खतरनाक कारखानों में या कोई सी कारखानों में नियोजित नहीं किया जाएगा 14 वर्ष से आयु के कम के बच्चे को। अब अनुच्छेद 25 से 28 तक जो हमारा है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 कहता है किसी भी धर्म को मानने, अबाध रूप से मानने, उसके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है हमें। किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 कहता है। अनुच्छेद 26 कहता है कि उसके लिए प्रबंध करने की, मतलब आपके धार्मिक प्रबंध करने की स्वतंत्रता है, मतलब मंदिर बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, उसके अनुसार पूजा पाठ, ये सब धार्मिक प्रबंध करने की हमें स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक चंदा देने के लिए, मतलब चंदा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है कि नहीं आपको चंदा देना ही है। अनुच्छेद 27 कहता है लोग चंदा लेते हैं, ज़बरदस्ती भी कई बार कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब हमें मौलिक अधिकार मिला है कि हमें चंदा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 28 है, अभी अनुच्छेद 28 है। अनुच्छेद 28 कहता है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रार्थना सभा में अगर धार्मिक प्रार्थना हो रही है तो उसमें व्यक्ति को शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, व्यक्ति मतलब बच्चों को। और ये निर्णय कौन करेगा? अगर बच्चा वयस्क है, मतलब 14 वर्ष वो ये चीज़ें जानता है तो वो ठीक है, वरना उसके माता पिता ये निर्णय लेंगे कि उसे धार्मिक सभा में जाना है, मतलब प्रेयर में पहुंचना है कि नहीं। तो ये मतलब एक तरह से धार्मिक सभाओं में, मतलब ये प्रार्थना में पहुंचने से छूट प्रदान की जा रही है अगर वो दूसरे धर्म का बच्चा है, वहाँ दूसरे धर्म की प्रार्थना सभा हो रही है तब। तो अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता। 5वां पार्ट है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार।
29 और 30 इसमें आता है। अनुच्छेद 29 कहता है प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा और संस्कृति बनाए रखने का, उसके अनुसार आचरण करने का अधिकार है। और अनुच्छेद 30 कहता है कि राज्य जो है, जो मतलब अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थान बनाने का या उन्हें स्थापित करने का अधिकार देता है राज्य, और राज्य द्वारा उन्हें वित्त पोषण भी किया जा सकता है या किया भी जाता है। ठीक है। और अनुच्छेद लास्ट बचा वैसे अनुच्छेद 31 निरसित हो गया है, जानते हो संपत्ति का अधिकार था। अनुच्छेद 32 है, लास्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 ये कहता है उपयुक्त जो मौलिक अधिकार हैं, अगर इनका हनन होता है तो व्यक्ति सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, डायरेक्ट अपील हो सकती है। जानते हो अब अन्य किसी केस में मतलब मार झगड़ा या कोई संपत्ति विवाद हो तो आप उच्च न्यायालय नहीं जा सकते या सर्वोच्च न्यायालय, वो आपको सेशनल कोर्ट में, अधीनस्थ न्यायालय में जाना होगा। लेकिन अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में सीधे अपील कर सकते हैं। ये मौलिक अधिकार के मुख्य पार्ट थे। लेकिन अभी मैंने जैसा कहा था अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं। तो 33, 34, 35 में क्या है? अनुच्छेद 33 में ये है कि कुछ ऐसे जो हैं वर्ग, जैसे कि आपने देखा होगा पुलिस है, आर्मी फोर्स है, तो इन पे जो मौलिक अधिकार हैं ये लागू नहीं होते हैं, या सरकार समय समय पर मतलब जो है संस्थाएं होगा कि इनके कितने मौलिक अधिकार हैं, क्या है, मतलब इनके मौलिक अधिकार रद्द किए जा सकते हैं। क्योंकि जानते हो कहीं आप जा रहे हैं, इनका मतलब कोई ऑपरेशन हो रहा है और कह दिया कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इन्होंने अपनी मतलब अभिव्यक्ति मतलब व्यक्त करना एक तरह से गोपनीय रहता है ना, कि कौन सी टीम कहाँ जा रही है, अब आर्मी इस समय में कहाँ जाएगी, कहाँ हमला होने वाला, ये सब गोपनीय बातों को उजागर करने का अधिकार नहीं, इसलिए इनकी एक तरह से मौलिक अधिकार स्टैंड बाई रहते हैं, इन्हें कभी भी रद्द किया जा सकता है या रद्द रहते हैं। और अनुच्छेद 34 में कहता है कि मार्शल लॉ लागू है, जहाँ पे जिस राज्य में या जिस स्थान पे मार्शल लॉ लागू है वहाँ पे मौलिक अधिकार रद्द हो जाते हैं अपने आप ही। अनुच्छेद 35 कहता है कि जो मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून है ये संसद ही बनाएगी और उसे समय समय पर लागू करती रहेगी, जिससे मौलिक अधिकार जो हैं उनके संबंध में संशोधन या और सब कुछ नियमन करने का अधिकार संसद को है, राज्य विधानमंडल को नहीं है।